हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है। तो इथिक्स का ये अभी शुरू करते हैं हम, ऐसे बाकी लोग ज्वाइन होते रहेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको एक बार आप सब पढ़ लीजिए कि आखिर क्वेश्चन की डिमांड क्या है। और चूंकि आजकल जो एथिक्स के क्वेश्चन आ भी रहे हैं उसमें बहुत ही घुमा के क्वेश्चन और उसकी डिमांड को क्लियर जस्टिफाई करना, उसको पहचानना, वो एक चैलेंजिंग है। तो इसके लिए ये वाला क्वेश्चन, आप वैसे तो ये क्लियर क्लियर पूछा हुआ है बट एक बार फिर भी आप सब 2 सेकंड पढ़ लीजिए इसको कि आखिर इसमें है क्या। तो सबसे पहला तो जो इसका दो एस्पेक्ट है क्वेश्चन में, सबसे पहले तो यही है कि क्या युद्ध को कभी नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है। ये हमारी पहली डिमांड है क्वेश्चन की। और जो दूसरी डिमांड है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अस्थायी शांति के नैतिक आधार। तो दो चीजें हमें इस पूरे क्वेश्चन में अपनी एड्रेस करनी है कि पहला कि युद्ध कब कब नैतिक हो सकता है, दूसरा कि अगर आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करनी है तो उसके क्या नैतिक आधार हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की अगर हम फ्रेमवर्क करें तो फ्रेमवर्क में सबसे जरूरी जो आता है वो होता है इंट्रो। तो इंट्रोडक्शन इसका कैसे लिखा जा सकता है, इस पे अगर आप में से कोई बताए अभी कि इंट्रोडक्शन जो इस क्वेश्चन का है कि वो कैसे लिखा जा सकता है, कि मतलब किसी के दिमाग में अगर कोई आइडिया आ रहा हो कि हम ऐसा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। नहीं आ रहा अभी किसी के दिमाग में कोई आइडिया? कोई नहीं। तो ऐसे ही सोचते हैं रैंडम कि अगर आप ये ऐसा क्वेश्चन सीधा सीधा आता है आपके दिमाग में तो मतलब इथिक्स के क्वेश्चन में जनरली जब भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको बस एक्सप्लेन कर सकते हो या उस चीजों को बता सकते हो कि आखिर मतलब किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है कि युद्ध के कारण अगर हम देखें तो किस तरीके से हम दिखाएं कि क्या अलग चीज हो रही है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है। और इसके थोड़े से पॉजिटिव सेंस को लेते, पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, मतलब उसमें इथिकल वैल्यू को लेते हुए हम कुछ एक इंट्रो बना सकते हैं अपना, कि एक तो युद्ध के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं और युद्ध के टाइम पे जो एथिकल वैल्यू दिखानी होती है, उस दोनों को मिला करके हम एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में जिस तरीके से महाशक्ति युद्ध या फिर हम इसमें डाल दें कि रशिया यूक्रेन इजराइल हमास, इस तरीके के युद्धों की बारंबारता बढ़ रही है। ऐसे में युद्ध से संबंधित नैतिक पक्षों पर चर्चा अनिवार्य हो जाती है। ऐसा एक इंट्रो बना सकते हैं। अगर और कोई इंट्रो किसी के दिमाग में आ रहा हो तो वो बता सकता है। बाकी जनरली अगर हम यहाँ पे ऐसा एक करंट का भी एस्पेक्ट हो जाएगा कि वर्तमान में अगर हम देख रहे हैं तो युद्ध देशों के बीच में युद्ध बढ़ रहा है। ऐसे में इनके बीच में युद्धों कोई जो नैतिक युद्धों का जो नैतिक संदर्भ है और अस्थायी शांति पर चर्चा एक अनिवार्य हो जाती है। ऐसा एक इंट्रो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। सर अगर आपको कोई अच्छा इंट्रो, मतलब इसका क्या लग रहा है आपको? एक मतलब कोट है, इफ मैनकाइंड वांट टू सर्वाइव मैनकाइंड मस्ट इन टू वॉर इफ ह्यूमनकाइंड वांट टू सर्वाइव। अगर ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करना है तो जी जी सर। ह्यूमैनिटी तो मैनकाइंड को वॉर का एंड करना होगा। ऐसे मतलब कोट्स हम लोग शुरू कर सकते हैं। एक ये भी आस्पेक्ट। हाँ बिल्कुल सर, अगर जी सर। दूसरा इस पे जो तुरंत हमें जो दूसरी हेडिंग्स बनाएंगे, इसमें क्वेश्चन में हम दो हेडिंग बना सकते हैं। पहला तो युद्ध कभी कभी क्या युद्ध को कि क्या युद्ध को कभी नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है। तो युद्ध का अगर हम देखें तो युद्ध के अगर हम देखें कि युद्ध को कभी नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है। तो युद्ध के अगर हम इसमें जो दो हेडिंग बनाना चाहें तो उसमें हम दिखा सकते हैं कि युद्ध कब नैतिक हो सकता है। और जो दूसरी हेडिंग हम बनाएंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में अस्थायी शांति के नैतिक आधार।
तो जो पहली चीज आती है कि युद्ध कब नैतिक हो सकता है। इसमें अब हमें सोचनी है लगभग, अगर हम इसमें 5 पॉइंट अपने निकाल लेते हैं कि जब भी ऐसा आता है, क्योंकि आपके पास आपने एक इंट्रो लिखा और अस्थाई शांति के नैतिक आधार, अगर आपने 5-6 पॉइंट इसमें बता दिए और 5-6 पॉइंट इसमें बता दिए, तो लगभग अगर 10 नंबर के क्वेश्चन में आपके 10-12 पॉइंट आ जाते हैं, थोड़े एग्जाम्पल आ जाते हैं और इंट्रो कंक्लूजन है, तो ओवरऑल बेस्ट हो जाता है। तो अगर हम इसमें 5-6 पॉइंट को निकाल लेते हैं कि युद्ध आखिर किन परिस्थिति, चूंकि डिमांड यही है कि क्या युद्ध को कभी नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है, तो इसी में हमें बताना है कि किन परिस्थितियों में युद्ध कब कब नैतिक हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन हमें अपने मन में सोचनी है कि आखिर जो भी युद्ध हुए हैं, तो हमारा जो फ्रेमवर्क सोचने का तरीका होगा वो होगा कि हम एक ऐसे सोचते हैं कि आखिर युद्ध जो भी हुए हैं उनके पीछे नैतिक पक्षों को देखते हैं। या ओवरऑल अगर हम इंडिया के सेंस में देखें कि इंडिया ने अभी तक जो भी युद्ध किए, तो इंडिया तो ऐसी कंट्री नहीं है कि वो खुद जा करके युद्धों में शामिल हो जाए। तो इंडिया ने जब जब युद्ध किए होंगे तो उनके पीछे कुछ ना कुछ एक नैतिक आधार रहा ही होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आता है कि आत्मरक्षा के लिए, कि आपके लिए युद्ध नैतिक हो जाता है जब आप आत्मरक्षा के लिए युद्ध करते हैं। आपने पहले वार नहीं शुरू करी, बल्कि आपने आत्मरक्षा के लिए युद्ध किया। तो जैसे इंडिया में अगर हम एग्जांपल देखना चाहें, तो इंडिया का जो कारगिल वार हुआ, या 1948 का जो हमने पहला युद्ध लड़ा, चाइना के साथ हमने युद्ध लड़ा, तो वो सारे भी जो भी युद्ध भारत ने लड़े हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमने अपने पहला आक्रमण हमने नहीं किया, हमने आत्मरक्षा के लिए किया। और किसी भी देश के ऊपर अगर आक्रमण होता है तो उसके लिए ये नैतिक ही होगा कि वह आत्मरक्षा के लिए उसका प्रतिकार करे। तो ये पहली परिस्थिति है जिसमें युद्ध नैतिक हो सकता है। फिर ऐसे दूसरा पॉइंट हम सोच सकते हैं कि आखिर और क्या एस्पेक्ट हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है कि जब भी हम देखें कि जैसे हमने अपना स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, तो वो भी एक तरीके का युद्ध है कि हमने अंग्रेजों से कई जगह, जो भी ये भगत सिंह को देखें या महात्मा गांधी ने भी जो मौन युद्ध लड़ा, वो उन सबके पीछे एक मतलब जब भी देखते हैं तो एक नैतिक आधार है। क्यों? क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो कोई भी देश, न केवल इंडिया बल्कि अफ्रीका में देखते हैं, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सारे देशों में अगर हम देखते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं एक जो उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध लड़ा है। तो मतलब जो एक स्वतंत्रता के लिए अपने जो युद्ध लड़ा है। तो दूसरा एक्सपेक्ट हो सकता है कि स्वतंत्रता के लिए अगर कोई देश अपना, या गुलामी से आजादी के लिए कोई देश लड़ाई कर रहा है, तो वो भी एक तरीके का नैतिक आधार हो सकता है कि युद्ध लड़ने का। कि और इसमें एग्जांपल हम किसी भी देश का दे सकते हैं कि जो उपनिवेशवाद विरोधी जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, चाहे वो इंडिया का हो, दक्षिण अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, या दक्षिण एशिया का हो, इन सारे देशों ने जो उपनिवेशों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, तो उसके पीछे भी एक नैतिक आधार दिखता है कि भले ही उसमें हिंसा हुई हो, लेकिन उसका एक एथिकल एस्पेक्ट हमें दिखता है कि वहां पर की जो भी एक, यहाँ पे हम एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि जिस तरीके से उपनिवेशों ने लड़ाई लड़ी है, निवेशों का स्वतंत्रता आंदोलन। और हमारे ये एग्जाम्पल में आ जाते हैं इंडिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया। ऐसे ही हमें सोचना है कि आखिर युद्ध और किन परिस्थितियों में नैतिक हो सकता है। तो हमारे दिमाग में जो भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे इंडिया की अगर हम देखें तो ब्लू हेलमेट आर्मी, जो कि यूएन के थ्रू जब भी किसी देश में हमें अस्थिरता होती है तो पीस स्थापित करने के लिए जो कैंपेन भेजे जाते हैं, तो उसमें भी आ सकता है कि आखिर जो हम कह सकते हैं कि जब युद्ध का उद्देश्य निर्दोष जो व्यक्ति है उनकी रक्षा, या निर्दोष की रक्षा, मानवता की रक्षा, ऐसा कुछ एक एस्पेक्ट हम जोड़ सकते हैं यहाँ पर। कि युद्ध किन किन इन इन परिस्थितियों में नैतिक हो सकता है, कि जो भी हमने यूएन के, अगर हम देखें कि जो यूएन के कह सकते हैं पीस कैंपेन होते हैं, या फिर इंडिया ने जो भी, इंडिया सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, जो भी हमारी ब्लू हेलमेट आर्मी जाती है उसमें इंडिया का रोल सबसे ज्यादा है। इवन इंडिया ऐसा पहला कंट्री है जिसने महिलाओं को भेजा अपने पीस कैंपेन में। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक युद्ध का नैतिक परिदृश्य हमें दिखता है कि आखिर इन इन परिस्थितियों में भी युद्ध नैतिक हो सकता है। और किसी को कोई मतलब पॉइंट ऐसा आ रहा हो कि युद्ध कब कब मतलब युद्ध नैतिक हो सकता है, कि क्वेश्चन की जैसी डिमांड है कि हमारी कि क्या युद्ध को कभी नैतिक रूप से उचित ठहरा सकते हैं। तो जैसे ही इन परिस्थितियों में तो युद्ध नैतिक है कि हमने आत्मरक्षा के लिए युद्ध लड़ा तो युद्ध नैतिक है। हमने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ा, या अपने अगर हम कहें इसी पॉइंट को कि नैसर्गिक अधिकारों, जो कि जॉन रॉल्स जिसकी बात करता है, कि अगर हमने अपने नैसर्गिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए युद्ध लड़ा हो, नैसर्गिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए।
तो इस तरीके की अगर हम पॉइंट को, एक ही पॉइंट को अगर हम, जैसा हमारा माइंड में उस टाइम का फ्रेमवर्क आएगा हम उसी वे में लिखेंगे, बस उसके एग्जाम्पल्स ऐसे होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट हमने निर्देशों की रक्षा के लिए दे दिया। तो अगर आप में से किसी को कोई और पॉइंट याद आ रहा हो कि आखिर ये और भी ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि हमें 5 पॉइंट तो बनाने ही पड़ेंगे उधर, तो ऐसा कोई और पॉइंट अगर आए कि युद्ध कब कब नैतिक हो सकता है इसको लेकर के। जैसे ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वाला एस्पेक्ट भी डाल सकते हैं। जी जी सर। और ये सब कुछ बोल रहे थे आप? नहीं सर, अभी एक्चुअली अनम्यूट किया है। मैं थोड़ी देर में कंट्रीब्यूट करता हूँ, अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है सर। ओके। इसमें क्या कोई थ्योरी लिंक कर सकते हैं? जैसे मान लो इनका थ्योरी है मिल का, कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। जैसे मान लो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है, 2 हुआ है। हाँ, उपयोगितावाद का जो थ्योरी है सर वो ऐड हम कर सकते हैं यहाँ पर, कि मतलब इसमें सर ऐसा भी दिखा सकते हैं कि वर्ल्ड वार 1 2 में वाला तो सर हिटलर का वो दिखा सकते हैं कि हिटलर के हम्म। जो होलोकॉस्ट के विरुद्ध जो संघर्ष हो रहा है सर, उसमें हम दिखा सकते हैं कि मतलब उसके विरुद्ध में जो देशों को आना पड़ा, तो वो एक तरीके से आ सकता है सर कि कहीं ना कहीं एक उपयोगितावादी की, हम भले ही कुछ सैनिक जाएंगे लेकिन एक यहूदियों के प्रति जो सामूहिक हम्म। नरसंहार है वो एक कम हो पाएगा सर। एक थॉमस एक्विनॉस की जस्ट वॉर थ्योरी है। जी जी, इसके मतलब इसमें क्या, मतलब डायरेक्टली तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ये मतलब उसमें हमें एक पॉइंट बता के फिर बताना पड़ेगा, तो एक पॉइंट जैसा ऐसा कुछ आता है, फिर उसके संदर्भ में हम डाल सकते हैं। तो इसमें मतलब क्या क्या उन्होंने बताया है ऐसा। उन्होंने बताया कि मतलब जो युद्ध है वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, वॉर शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। 3 कंडीशन बताई है उन्होंने। उसमें पहला है कि आखिरी होना चाहिए एकदम, सारे ऑप्शन अगर फेल हो जाए तब युद्ध होना चाहिए। दूसरा बताया है कि इन द मिडिल ऑफ द वॉर पीस शुड बी रिस्टोर्ड, अगर पॉसिबिलिटी बन रही है पीस की तो पीस रिस्टोर कर देनी चाहिए। और जस्ट। तीसरा उसमें है कि प्रोपोर्शनलिटी वाला, कि जो वेपन यूज हो रहा है या जो भी सारी चीजें यूज हो रही है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए जिस कॉज के लिए हो। मतलब अगर हम इसमें चाहें ओवरऑल तो हम एक ऐसा मतलब डायग्राम टाइप भी डाल सकते हैं कि हमने ये युद्ध डाला और इधर हमने ऐसा बता दिया कि ये अंतिम विकल्प के रूप में यूज हो जाए, या अंतिम विकल्प के रूप में, या फिर हमने ये बता दिया कि यहाँ पे जैसा आप कह रहे हो कि परमाणु हथियार, या फिर जो हथियार हों वो परमाणु हथियार ना प्रयोग हों, ऐसा परमाणु हाँ। हथियार, जैविक हथियार या रासायनिक हथियार ना प्रयोग हों युद्ध के टाइम पे, और युद्ध के समय नैतिक पक्ष। इसमें एक चीज और ये भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे अगर युद्ध मतलब इमिनेंट है, तो उस केस में जैसे महाभारत में एक युद्ध का भी एक रूल होता था कि एक टाइम पे होगा, सिविलियंस को, आज के टाइम पे जैसे सिविलियंस को डैमेज ना हो, है ना, केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशन या मिलिट्री पर्सनल तक ही वो सीमित रहे। ऐसा कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, मैं जस्ट अगला पॉइंट यही बताने जा रहा था कि अंतरराष्ट्रीय संधियां जैसे जिनेवा कन्वेंशन है हमारी, तो वो इसी जिनेवा बात की कन्वेंशन। करती है कि हमें मतलब सैन्य तक सीमित रखना है, नागरिकों को लेकर के नहीं आना है। तो ये जो एक हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय नियम या फिर संधियां हैं, उनका जरूर पालन होना चाहिए युद्ध के टाइम पे की। या अगर मतलब इथिक्स है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे महाभारत का भी जिक्र कर सकते हैं ऐसा। इसमें मीन्स वर्सेस एंड वाला डिबेट के साथ इसको समझा सकते हैं। जी बिल्कुल सर। तो इस तरीके से ओवरऑल जो भी सर पहला पक्ष अब लगभग एड्रेस हो चुका है। हाँ हाँ। मतलब अगर हमने एक युद्ध कब नैतिक हो सकता है उसके चार पांच पांच छह पॉइंट हमने निकाल दिए, कि आत्मरक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, निर्दोषों की रक्षा या मानवता की रक्षा के लिए,
नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए, उपयोगितावादी दर्शन हमने दिखा दिया। और इसी के साथ में हमने एक इसके बगल में या फिर हम साइड में एक डायग्राम ये डाल सकते हैं कि युद्ध के समय जो भी नैतिक पक्ष हो सकते हैं उनको लेकर के, और जैसा कि इसमें 3-4 पॉइंट जो भी हमारे दिमाग में आया उसको हम वहां पे एट द टाइम जो भी सोच सकते हैं उसको हमने इसमें डाल दिया। इसके बाद युद्ध का जो मतलब इसमें जो क्वेश्चन की दूसरी डिमांड आती है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अस्थायी शांति के नैतिक आधार। तो दूसरी हेडिंग हम इसको ही तुरंत बनाएंगे सेम चीज को, कि जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसी को ही, कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शांति के नैतिक आधार। तो अब हमें नैतिक आधारों पर बताना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में कैसे शांति स्थापित हो सकती है। तो इसमें भी मतलब सबसे पहला तो मतलब अभी इसमें भी हमको लगभग 5-6 पॉइंट बनाने ही बनाने हैं ताकि हमारे वो आ जाएं, और उनके साथ में एग्जाम्पल भी हम सेट कर सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में शांति का आधार क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला तो यही हो सकता है कि जो हमारी शक्तियां हैं, शक्तियों का प्रयोग जो हो वो जवाबदेहिता के साथ हो, या फिर हम ये कहें कि सब राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। जो एक सबसे पहला पॉइंट हम ये ला सकते हैं कि सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का जो सम्मान है, कि अगर हर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सॉवरेनिटी का सम्मान करता है तो फिर युद्ध नहीं होंगे। तो ये एक पहला पॉइंट ऐसा हो सकता है। और इसके साथ में पहले एक बार आप ही लोग बता दो कि मतलब किसी के दिमाग में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में हम शांति के जो कैसे कैसे स्थापित कर सकते हैं, वो भी इसके एथिकल एस्पेक्ट के थ्रू। और इसमें हम जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं या यूएन, इनकी हम निष्पक्षता की भी बात कर सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संवाद के लिए एक मंच हो, या फिर हम कहें निष्पक्ष संवाद के लिए एक मंच हो। निष्पक्ष संवाद के लिए या विवाद निपटान के लिए एक मंच मंच हो, जिससे कि जैसे हमने यहाँ पे बात कर दी यूएनओ हो है, या फिर कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हमारा, तो वो ये ऐसे अगर हमारे पास विवाद निपटान के लिए ऐसे मंच है तो वो एक तरीके से शांति को स्थापित करने में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब चूंकि नैतिक आधार की बात कर रहा है, तो इसमें हम देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ज्यादा एड्रेस करने का प्रयास करेंगे कि देशों के भीतर ऐसा हमें मतलब वैल्यू जगाई जाए कि वो नैतिक रूप का पालन करें। तो देशों की जो जवाबदेहिता है उस पे हमें काम करना चाहिए। जैसे विकसित देश हैं तो विकसित देशों की जो दायित्व हैं उनको लेकर के हम यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। और दूसरा जो एक पॉइंट आ सकता है ऐसा कि सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, या सभी देशों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। कि अगर हम देखते हैं कि जो छोटे देश हैं, अल्प विकसित हैं, विकास अल्प या फिर जो विकासशील देश हैं, उनको भी अगर समान प्रतिनिधित्व मिलता है तो वो एक तरीके से शांति स्थापित करने में रोल हो सकता है, क्योंकि जो प्रतिनिधित्व के लिए ही हर एक देश लड़ रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि सभी देशों को समान प्रतिनिधित्व अगर प्राप्त होता है, समान अधिकार प्राप्त होते हैं, या समान अवसर अगर हम कहें। टेरिटोरियल सॉवरेंटी भी बोल सकते हैं। जी सर। और देशों के बीच सहयोग को स्थापित करने के मतलब देशों के बीच जो एक सहयोग अगर हम कह सकते हैं कि वो जो एक तरीका है, अगर हम उसको मजबूत करते हैं कि जो वैश्वीकरण की भावना है, जैसे अभी G20 हुआ तो G20 ने जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर कॉन्सेप्ट, या इंडिया का जो वसुधैव कुटुंबकम का वो एक सेंस है, अगर हम उसको लेके आते हैं तो वो एक इथिकल आधार जरूर यहाँ पे प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो G20 की थीम है हमारी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उसको हम एग्जाम्पल में ऐसे कोट कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ में जो जो सबको कोई किसी को कोई और पॉइंट लग रहा हो तो वो एक बता सकता है।
जैसे चाहे हमारा तुम आप सोच आर्टिकल लीजिए। 51 है, हम उसमें जो भी स्टेटमेंट्स हैं हम उसको हाँ, यूटिलाइज कर उसको भी सकते हैं, डाल वो सकते हैं बिल्कुल। एथिकली मतलब बेस्ड है। हाँ, कि और संवाद के माध्यम से, या फिर अगर हम देखें तो सीधा सीधा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ऐसे नियम भी बनाए जा सकते हैं, जैसे पंचशील का सिद्धांत है हमारा, या गुट निरपेक्षता का। तो वो हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय नैतिक आधार, या फिर अगर हम देखें विधि संहिता, ऐसा निर्माण कर सकते हैं हम की। और एक एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग्स इन जनरल आर लाइक वर्शिपर ऑफ पीस। तो अगर पीस हर जगह प्रेवेल करेगा तो फिर मतलब वॉर की सिचुएशन ही नहीं क्रिएट होगी। तो ये एक आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, बट मुझे लगता है इसको बेट किया जा सकता है। एक बार देख लीजिए चैट। हाँ, चैट एक बार देख लीजिए। वॉइस थोड़ी कम क्लियर आ रही, आप एक बार दोबारा बता दो। हाँ दीपक। चैट चैट पढ़ने के लिए बोल रहा अच्छा, उसमें लिखा है, 1 सेकेंड। ये इधर से कहाँ से शो होगा, इधर। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत करना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अंतरराष्ट्रीय सहयोग या ऐसा। अच्छा, मैं चैट देख नहीं रहा था। मानवता सहनशीलता की लिमिट को क्रॉस करने के बाद का युद्ध, मानवता को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लेना, प्रत्येक देश की संप्रभुता का सम्मान, और युद्ध के बजाय वार्ता के द्वारा सम्मान। हाँ, वो संवाद के जो भी हमने पॉइंट दिए, वो लगभग इन्हीं चीजों में कहीं ना कहीं वो जो एक संप्रभुता का सम्मान है, ये एक पॉइंट आ गया इधर। और लगभग वो पॉइंट एड्रेस हो चुके हैं, जैसे हमने संवाद के माध्यम से ये वाली बात की थी, तो ये इधर एड्रेस हो गया। और इसके साथ में अगर कुछ और, या निशस्त्रीकरण की भावना भी हम कह सकते हैं कि अगर हम वर्ल्ड में जो एक, ये भी आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ही हो जाएगा निशस्त्रीकरण वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट वो लास्ट में हम एक एस्पेक्ट जरूर डाल सकते हैं कि जो मानव के भीतर अगर हम मूल्य डेवलप करते हैं, जो अभी बताया था भाई ने, कि मानव के भीतर अगर हम शांति, इस सहिष्णुता, सहयोग, ऐसे मूल्य अगर हम डेवलप करते हैं, तो ओवरऑल हम ये अगर देखें कि मानवीय मूल्य है, और वही आगे हम देखते हैं कि राष्ट्र स्तर पर भी अ, निर्माण करेगा, जो मानव का मूल्य होगा वही आगे। तो इस तरीके से वो एक जो मानव के भीतर अगर शांति, सहिष्णुता, सहयोग की भावना होगी, तो ओवरऑल वो कंट्री के स्तर पर भी दिखेगी, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिखेगी। तो लगभग इस पॉइंट में अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास ढेर सारे लगभग पॉइंट आ जाते हैं सोचने पे। बस अगर आप ओवरऑल अगर देखें वर्तमान के उसको संदर्भ को लेकर के, तो ये सारी चीजें दिख जाती हैं। इवन अगर हम चाहें तो इसमें से अपना एक पॉइंट, जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का पॉइंट है, उसको बचा के हम लास्ट में जो हमारा कंक्लूजन आ रहा है, उसमें भी हम इसको एड्रेस कर सकते हैं कि हमने उस पॉइंट को ऊपर नहीं यूज किया, बल्कि हमने उसको बचा के रख लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं कि हमने संप्रभुता का सम्मान, निष्पक्ष संवाद, देशों की जवाबदेहिता, समान प्रतिनिधित्व, सहयोग, वैश्वीकरण, संवाद के माध्यम से विवादों का निपटारा करना, और अंतरराष्ट्रीय नियम हमने कुछ बना दिए पंचशील या गुट निरपेक्षता के जैसे, निशस्त्रीकरण की भावना को देना, मानव के भीतर भी मूल्य। तो हमारे पास लगभग बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इतने पॉइंट्स हम लिख नहीं पाएंगे। तो इसमें से जो वसुधैव कुटुंबकम का मूल्य है, अगर हम वो बचा के रखते हैं, तो वो हमें यहाँ पर हम उसका यूज कर सकते हैं कंक्लूजन में। या फिर एक 80 का भी पॉइंट बहुत अच्छा था। गांधी के जो मतलब ये हैं, वैल्यूज साधन हैं, साध्य पवित्रता। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, पीस मतलब के बारे में। जी जी। या फिर जो एक मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, मैनकाइंड शुड एंड इन टू वार, अदरवाइज वार विल पुट एन इन टू ह्यूमन काइंड। जॉन एफ कैनेडी का स्टेटमेंट है, यूएस प्रेसिडेंट। तो इससे भी हम लोग एंड कर सकते हैं। ठीक है सर, ये अभी तो लगभग ओवरऑल क्वेश्चन हो ही गया ये वाला।
दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक बार आप सब पढ़ लीजिए। कि एक लोक सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निर्णयों में वस्तुनिष्ठ होने के साथ संवेदनशील एवं करुणाशील भी हो, और इन दोनों प्रतीत होने वाले परस्पर प्रतिस्पर्धी मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों की चर्चा कीजिए। तो जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है वो लगभग यहाँ से आती है हमारी। अगर जो ऊपर का एक एस्पेक्ट तो हमें दिखता ही है कि लोक सेवक के लिए जरूरी है कि वो वस्तुनिष्ठ भी हो और उसके अंदर करुणा भी हो। फिर मेन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन दोनों जो ये दोनों मूल्य हैं वैसे तो ये प्रतिस्पर्धी दिखते हैं, लेकिन इनके बीच जो संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो यही है कि इस क्वेश्चन को हेडिंग्स क्या क्या बना सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो वही है, हमारा एक इंट्रो आएगा और उसके बाद हम क्या हेडिंग बना सकते हैं, एक दो हेडिंग जो भी हमारी बनेगी। तो सबसे पहला तो यही आ सकता है कि इनके संतुलन स्थापित करने की चुनौतियां क्या है। सर डायरेक्ट यही हेडिंग बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में तो फिर ये ऊपर का ही दे रखा है, मेन डिमांड तो चुनौतियों पे चर्चा का ही है। हाँ, तो मेरे संतुलन हिसाब से भी यही है, चुनौती के बारे में। जी सर। तो संतुलन स्थापित करने में चुनौतियां, तो लगभग हमारे क्वेश्चन का 80% डिमांड हम इसी पे लिखेंगे अपना। लास्ट में जब थोड़ा सा अगर हम चाहें तो 3-4 पॉइंट ये बता सकते हैं एक वे फॉरवर्ड जैसा कि आखिर इन चुनौतियों का समाधान क्या हो सकता है, कि आखिर हम कैसे इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। तो वे एक लास्ट में हम 4-5 पॉइंट ऐसा बता सकते हैं शॉर्ट में 20% में। तो ये एक एज हो जाता है आप सबके लिए कि जब भी क्वेश्चन में आपको पूछा गया, बस हाँ ये ध्यान रखना है कि कुछ अलग नहीं बताना है, या ऐसा नहीं करना है कि आप वस्तुनिष्ठता का महत्व बताने लगो या फिर करुणा का महत्व आके लास्ट में बताने लगो। कि जो भी क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग होगी उसके साथ में एक और हेडिंग हम बना सकते हैं अगर वो हमें लगता है कि यहाँ पे लॉजिकल दिख रही है। क्योंकि हमने केवल चुनौतियां बताई और चुनौतियों के बाद डायरेक्ट कंक्लूजन लिख दिया तो कहीं ना कहीं वो एक आंसर का एक मतलब कुछ छूटा रह जाएगा। तो अच्छा होगा कि हमने लास्ट में उन चुनौतियों के समाधान का भी बता दिया कि अगर ये 3-4 चीजें आप करो तो इनके बीच में समायोजन हो जाएगा। तो ये एक हेडिंग बना सकते हैं सर। और फिर एक लास्ट में आता है कंक्लूजन। तो इसके इंट्रो को स्टार्ट करने के लिए आप कोई बताए मतलब कैसे क्या हो सकता है इसका इंट्रो स्टार्ट, क्योंकि हम जैसे जैसे सोचते जाते हैं वो चीजें और अच्छे वे में आ जाती हैं। इसमें इसमें हम दो सब हेड में प्रोसीड कर सकते हैं, एक तो इंटरनल चैलेंजेस और एक एक्सटर्नल चैलेंजेस। और फिर हाँ हाँ। और फिर इंटरनल चैलेंजेस में 2-3 पॉइंट्स और एक्सटर्नल चैलेंज में जैसे जैसे हम देखेंगे वो सारे पॉइंट्स हम लिखते चलें, तो इस ओके, तो तरीके से इन चुनौतियों को भी हमने ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल में बांट सकते हैं। हाँ, इससे पहले इंट्रो पे थोड़ा डिस्कस कर लें। इंट्रो कैसे मतलब इसका इंट्रो कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप, क्या बता रहे थे इंट्रो, इंट्रो का कुछ बताना भाई। इसमें डिफिनीशन से हम लोग शुरू कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी और कंपैरिजन कंपैरिजन का। जी सर। हाँ, बहुत शॉर्ट में अगर सर 2-2 लाइन की डिफिनीशन बना के लिख भी देते हैं तो भी मतलब ठीक रहेगा। हम्म। या अगर सर अब ऐसा थोड़ा सा दिखा दें मतलब कि वस्तुनिष्ठता लोक सेवक के लिए निष्पक्षता संसाधनों के समुचित आवंटन को मतलब शामिल करता है, तो वहीं जो करुणा और ये है कि संवेदनशील शासन की स्थापना करता है। मतलब एक दोनों पॉइंट को मिला करके हमने एक ऐसा दिखा दिया, क्योंकि दो डिफिनीशन को एक साथ में एड्रेस करना वो 2 पॉइंट आ जाएंगे, या मतलब ऐसा भी कुछ अगर चाहें तो कर सकते हैं कि हमने दोनों ही पॉइंट को ये दिखा दिया। क्योंकि आगे हमें सिर्फ चुनौतियों पे बात करनी है तो आगे क्वेश्चन में इनके इंपॉर्टेंस डिस्कस होंगे ही नहीं। तो अगर हम चाहें तो दोनों का एक इंपॉर्टेंस का एक एक 2-2 पॉइंट को मतलब मिक्स किया, और वस्तुनिष्ठता जिस तरीके से संसाधनों के आवंटन, निष्पक्षता, तटस्थता को लाती है, और वहीं मतलब करुणा, मानवता, जन केंद्रित शासन के स्थापित करता है। या तो फिर इसका मतलब कंक्लूजन में ऐसा लिख सकते हैं।
तो इंट्रो में सर वैसे सही रहेगा कि मतलब इंट्रो में हम अगर डिफिनेशन लिखते हैं और कंक्लूजन में ऐसा डाल देते हैं कि ये सारी चीजें ऐसे दोनों मूल्य समायोजित रहेंगे। हाँ हाँ सही है। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो अब हम आते हैं वही चुनौतियों पे। तो चुनौतियों पे जैसा अभी ऋषभ जी ने बताया कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल बांट सकते हैं। तो इंटरनल चुनौतियां क्या हो सकती हैं? एक जैसे मोरल करप्शन हो गया। मोरल करप्शन, इसके एग्जांपल्स? अ, मतलब बट थोड़ा एक्सप्लेनेटरी है कि जैसे अगर खुद में ही आदमी अपराइट नहीं है तो वो ज्यादा चांसेस है कि लॉज को वो फॉलो नहीं करेगा, वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। ऐसे में मतलब ऑब्जेक्टिव और कंपैशनेट हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऐसा मतलब ऐसे मैं समझ पा रहा हूँ जो। बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम ऐसा भी डाल सकते हैं मतलब कि जो उसकी तटस्थता या निष्पक्षता की वैल्यू है वो मतलब प्रभावित होगी। तो एक अगर सॉल्ट में हम अगर लिखें तो जो तटस्थता या निष्पक्षता का मूल्य है वो प्रभावित होगा। और इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम डाल सकते हैं कि मतलब जस्ट कि उसमें कुछ भी ठेके के आवंटन में निष्पक्षता ऐसा प्रभावित हो सकता है। या फिर अगर हम किसी और सेंस में जाएं कि अ, और एग्जाम्पल्स इसके ऐसे ही सेंस किसी की भी लाइसेंस आवंटन या फिर उसमें हम ऐसा मोरल करप्शन में डाल सकते हैं ऐसा कि इन चीजों में हमें दिखेगा कि आखिर अगर वो समानुभूति और वस्तुनिष्ठता दोनों के बीच में हमें चुनौती दिख सकती है। और ने, दूसरा, इसमें नेपोटिज्म वाला हम इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि हाँ नेपोटिज्म ही डाल सकते हैं, ये भी एक अच्छा है कि और एक इंटरनल चुनौती जो ऐसा भी हो सकता है अगर आपकी कंपैशन का मूल्य ज्यादा है तो आपकी जो करुणा की थकान आ सकती है कि एक लॉन्ग टाइम में आप वस्तुनिष्ठता और करुणाशीलता को दोनों को साथ में मिला के नहीं चल सकते। क्योंकि एक टाइम के बाद अगर आप बहुत ज्यादा करुणावान बनते हो तो आपकी जो करुणा की थकान हम देखते हैं कि एक टाइम के बाद आपको अ, उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वहां से आपकी वस्तुनिष्ठता भी प्रभावित हो सकती है और आपकी करुणा भी एक टाइम के बाद प्रभावित हो जाएगी। फिर आप पूरा जैसा वर्तमान प्रशासन देख सकते हैं। बट एग्जाम्पल तो ऐसा नहीं लिखेंगे, एग्जाम्पल तो ऐसा करुणा की थकान में लाल फीता स्याही जैसा कुछ डाल सकते हैं क्योंकि एक टाइम के बाद अधिकारियों में उतना नहीं बचता, फिर वो टाइम डिले या फिर कार्य के प्रति जो जवाबदेही है वो नहीं रह जाती उतनी। और इंटरनल चुनौती, सर आपको क्या लग रहा है मतलब इंटरनली और कौन कौन से पॉइंट डाले जा सकते हैं? मतलब मैं इसको अलग तरीके से क्वेश्चन को ही समझ रहा हूँ कि यहाँ पे पूछ रहा है कि बैलेंस करने में क्या चैलेंज है। जैसे यहाँ पे डिस्कशन ये हो रहा है कि इसको बैलेंस करने के बाद चैलेंज क्या होगा। लेकिन मुझे लग जी रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बैलेंस करने में चैलेंज क्या, सिविल सर्वेंट क्या चैलेंज फेस करता है, कि जैसे सर ये डिलेमा नहीं हो हो सकता सकता? है। हाँ नियम मतलब बनाम नियम बनाम मानवीय हाँ ये परिस्थिति वाली का चीज ध्वनि। है कि कई बार लीगल में अलाउ करते हैं लेकिन एट अ इस लेवल पे, इमोशनल लेवल पे चीजें अलाउ नहीं रहती हैं। मतलब आप ड्यूटी और वर्सेस लॉ के जो डिलेमा होता है। जी जी सर। इंटरनल चैलेंजेस में यही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इमोशनल बायस, ये सब जो चैलेंजेस हैं इंटरनल हैं। तो मतलब आप खुद से ही चैलेंज क्रिएट कर रहे हो बैलेंस करने में।
बिल्कुल सर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर आप मतलब बायस हो किसी चीज में, किसी चीज को लेके। सर इसमें पॉइंट भी लिख सकते हैं। या तो एक ही एस्पेक्ट हो सकता है, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि आप मान लो ऑब्जेक्टिव तो हो किसी सिचुएशन में, लेकिन अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसी हाँ, सिचुएशन होगी तो मतलब ये तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्राइसिस ऑफ कंसर्न आउटकम है, हम्म कि ये मतलब चैलेंज आप फेस करने के बाद ये सिचुएशन फेस करते हो, फिर डिलेमा या फिर कंसर्न वाली बिल्कुल सर। सिचुएशन। वो सिचुएशन क्यों आ रही है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन का डिमांड ये है। ये हाँ, इंटरनल तो मेरे हिसाब से यही सब कहने इंटरनल तो होंगे। लगभग हो गया है सर। हम्म, एक्सटर्नल हम्म। में अगर देखें उसमें, तो एक्सटर्नल में जो चीजें आती हैं, बाहरी की वस्तुनिष्ठता और करुणा से संवेदनशीलता, दोनों को मिला के रखें, संयोजन। इसमें ये आ सकता चैलेंजेस है सर, जैसे होते लिमिटेड हैं। रिसोर्सेस, मतलब हमारे पास है हाँ, दोनों को। लिमिटेड रिसोर्सेज, बिल्कुल, ये एक हो सकता है, एक्सटर्नल चैलेंजेस में हो सकता है। एक ये जी सर। मुझे लग रहा है कि ये जो स्ट्रिक्ट लॉज रेगुलेशन एंड पॉलिसीज हैं, उसमें स्कोप नहीं है कि सिविल सर्वेंट को वो आउट ऑफ द वे या फिर कुछ कंपैशनेट ग्राउंड पे चीजों को कर पाए। एक्सटर्नल में ये भी डाल सकते हैं हम लोग कि फियर ऑफ इंटरफेरेंस भी। कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, मतलब जी सर। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, जो रिवार्ड पनिशमेंट पॉलिसी होती है, कई बार हाँ होता है कि बहुत सारी चीजों में मतलब रिजिग्नेशन या फिर एक डिमोशन या फिर सस्पेंशन, तो रिवार्ड ऑफ एंड पनिशमेंट की वजह से भी हाँ, कई वो बार। इंटरफेयर जैसा भी, हाँ, मतलब ये कि या वरिष्ठ या फिर राजनेताओं का हाँ, वो हाँ, देख हाँ, हाँ, सकते हैं कि हाँ। जी सर। और ये भी हो सकता है कि जो आपके पॉलिटिकल सुपीरियर हैं, एग्जीक्यूटिव, वो लोग भी प्रेशर कई बार क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इंटरफेरेंस। और एक तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि कई बार अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी बहुत वीक रहता है, कि कई बार ऐसा होता है कि आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है या फिर लॉस का जो लूप होल्स है, उसको आप यूज करते हो, बस ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करते हो, वहां पे आप कंपैशनेट नहीं हो पा रहे हो। जी सर। मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मतलब चैलेंज क्या हाँ, हम लोग मतलब फेस कर रहे हैं, चैलेंज सिविल ये है कि सर्वेंट जो आखिर फेस उन कर रहे दोनों हैं। के बैलेंस करने में क्या चैलेंज आ सकते हैं, कि हाँ, जो हाँ, हाँ, वस्तुनिष्ठता और हमारी करुणाशीलता है, इसको बैलेंसिंग में बिल्कुल। क्या चुनौती आ सकती है। तो अभी तो सर एड्रेस हो गया मेरे ख्याल से अच्छे से, हाँ, कि हाँ, हाँ। 5 5 पॉइंट अब दोनों इसमें के हम अलग लोग बगैर है। का सोल्यूशन भी बहुत अच्छे से बन जाएगा कि ये सब हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पे चैलेंजेस फेस करते हैं, तो फिर सोल्यूशन भी इसमें दे सकते हैं। सोल्यूशन दो। सोल्यूशन। सबसे पहला तो सर वही भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रशिक्षण, जो भी हम हाँ, दे हाँ, सिखा सकते हैं वो। एथिकल ट्रेनिंग भी हो सकती है सर, अगर हम ट्रेनिंग में ही ऐसा कुछ सिखाएं उनको, कि ऐसा सिचुएशन बेस्ड, अगर हम कहें कि ऐसा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, इथिकल ट्रेनिंग रहेगा तो फिर कंपैशनेशन, मतलब जो एक एम्पैथी रहती है वो आएगी। जी सर। एटलीस्ट जहाँ पे डिस्क्रिशन है, वहाँ पे वो दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। और एक जैसे ओपी द्विवेदी का एक स्टेटमेंट है, मतलब वो बोलता है कि कोई भी चीज अगर हम लोग एक्शन ले रहे हैं, तो खुद से कुछ क्वेश्चन करो कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ माय एक्शन, हु शुड बी अकाउंटेबल। तो ये दो तीन इस टाइप के मतलब थोड़े से क्वेश्चन बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, जहाँ पे हम लोग ऐसा बैलेंस कर रहे हैं, डिलेमा फेस कर रहे हैं या फिर इशू जा रहे हैं। ओके सर।
ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है, क्योंकि वो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करता है हमारी हमारी एक्शंस को। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जब ऑब्जेक्टिविटी और कंपैशनेट कॉन्फ्लिक्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो। हाँ, ये भी अच्छा है कि इस कोड ऑफ कंडक्ट या फिर इसके कोड ऑफ रिलेटेड में कुछ एथिक्स कुछ ऐसे टाइप, मतलब वो ज्यादा सिचुएशन को जी। के लिए गाइडलाइंस भी पहले से बना सकते हैं कि हम लोग पहले से प्रेडिक्ट करें कि ऐसे सिचुएशन में डिफिकल्टी आ सकती है इन बैलेंसिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपैशन। गाइडलाइंस, एथिकल गाइडलाइंस विथ रिस्पेक्ट हाँ टू वो कोड। बैलेंसिंग ऑब्जेक्टिविटी। हाँ। इसमें हम लोग सिविल सोसाइटी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ बंधे होते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी के पास एक फ्रीडम है कि वो उन लोगों तक पहुंच सकती है या उनके लिए कुछ सोल्यूशन अवेल करा सकती है। मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन के शायद इधर हो जाए, क्योंकि मतलब हमें जनता के एस्पेक्ट पे नहीं, मतलब ये ऐसा है ना, ये मतलब लोक सेवक पब्लिक के सर्व। एस्पेक्ट पे, हाँ, कि पब्लिक सर्वेंट कैसे ही इन चीजों को लेकर के आ सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब जो सिस्टम है हमारा रिवार्ड पनिशमेंट का, अगर वहां पे ऐसा हो कि ये इन चीजों को भी जज अगर हम करते हैं, उनमें जो भी हमारा पुरस्कार दंड की नीति है, वो अगर ऐसा होती है कि जहाँ पे ये देखा जाए कि कौन संयोजन बेहतर कर रहा है, कौन केवल रूल फॉलो कर रहा है, तो जो हमारा अगर हम कहें कि फीडबैक मैकेनिज्म है, अगर वो बेहतर रहेगा तो ये चीजें अच्छे से अवेल हो पाएंगी। बस सर, हो तो गए लगभग इतने ही पॉइंट हम लिख पाएंगे लास्ट में, 5-6 पॉइंट जो भी हुए। एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेन्योर स्टेबिलिटी। कई बार ऑब्जेक्टिव आदमी इसलिए भी नहीं हो पाता है कि जैसे हमने डिस्कस किया ना कि पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर होता है। तो अगर हम उसको टेन्योर की स्टेबिलिटी देंगे तो इन सब प्रेशर्स को झेलने में वो थोड़ा सा मतलब मजबूत फील करेगा। अक्सर ऐसा मैंने देखा है अपनी वर्किंग में। उसमें ऐसा मतलब अगर इसी चीज को टेन्योर के साथ हम यहाँ ऐसे ही जोड़ दें कि कार्यों की स्वतंत्रता, या फिर अगर हम देखें तो वो सारे एस्पेक्ट को कवर अप कर लेगा, कि उसके पास जो अपने नीतिगत निर्णय की स्वतंत्रता, अगर ऐसा हम कुछ, सर इसको बेहतर वर्ड्स में कैसे फॉर्म कर सकते हैं, मतलब ये ओवरऑल कई सारे डायमेंशन को ताकि कवर अप कर ले, कि मतलब अगर अगर हम देखें कि उसके पास स्वतंत्र नीतिगत निर्णय, ऐसा कुछ अगर हम उसमें डालें सर, तो हाँ, वो मतलब मतलब। ऐसा कंपैशनेट ग्राउंड पे डिस्क्रिशनरी पावर को हम लोग दे सकते हैं। जी जी सर, परिस्थिति बस निर्णय की स्वतंत्रता, ऐसा लिख हम्म, सकते हैं सर, हाँ, मेरे हिसाब से लिख सकते हैं। स्वतंत्रता। हम प्रोटेक्टिंग द ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट ऐसा कुछ डाल सकते हैं इसमें। मतलब चूंकि मुझे ऐसा मतलब है वो पॉइंट अच्छा, बट चूंकि अभी हम ये संयोजन की तरफ थोड़ा चले जाएंगे ना, मतलब ये ऐसा हो रहा है कि मतलब वस्तुनिष्ठ, अगर वो पूछता ना कि सिविल सर्वेंट वस्तुनिष्ठ क्यों नहीं हो पा रहे, तो उसके पॉइंट में अगर हम वे फॉरवर्ड लिखते तो ज्यादा सुटेबल आते हैं ये पॉइंट। क्योंकि दोनों के संतुलन की बात कर रहा है, तो वो मोस्टली वो इनर लेवल पे या आउटर लेवल पे थोड़ा बहुत जो ये हमने उसको स्वतंत्रता दे दी, गाइडलाइंस बना दिए, ये चीजें ही हो पाएंगी। हम्म। हाँ सर। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि संतुलन अभी मुझे लग रहा है कि 6-7 पॉइंट ये एक्यूरेट आएंगे, अगर उसमें कुछ भी एक दो हम्म, रैंडम आएगा तो वो मिक्सअप हो जाएगा पॉइंट पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। और कंक्लूजन में हमने इसमें कहाँ गया है? ये पहले ही लिख लिए थे कि हमने दो दो जो भी पॉइंट हो सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता, ये संसाधन दक्षता, और इस तरीके से निष्पक्षता तटस्थता को लाएगा, साथ ही करुणाशीलता, जो भी जन केंद्रित शासन है, या वंचित वर्ग के समावेशन को शामिल, ऐसा समावेशन को लाता है। तो ये एक बढ़िया कंक्लूजन वे फॉरवर्ड जैसा दोनों के साथ में आ जाएगा। या फिर हम चाहें तो उसमें एक दो जो दर्शन वाले पॉइंट भी डाल सकते हैं, कि जॉन रॉल्स का न्याय या गांधी का जो भी हमारा पॉइंट है, वो एक बेहतर आ सकता एक मुझे मतलब ऐसा सजेशन बस एक और एक्स्ट्रा लग रहा है, है। जैसे जी हम जी लोग कुछ इस टाइप जो सिविल सर्वेंट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, कुछ जी केस जी स्टडी मतलब बना के रखें कि जहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी कंपैशन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जो कुछ सिविल सर्वेंट ने टैकल किया है उसका केस स्टडी हो या फिर रोल मॉडल हो। जी सर।
इसमें सर उनका अच्छा हो सकता है, अरे जो कह सकते हैं, अरे अरे भूल गया मैं, वो आर्मस्ट्रांग पोएम वाला सर, मतलब कि उनके अंदर करुणा भी है रोड बनाने की, और वस्तुनिष्ठता भी है कि मतलब संसाधन उन्होंने अलग से मतलब मिसयूज नहीं किया, और वहाँ के ही मतलब ऐसा मतलब ऐसे यूज खुद किया। से बना सकते हैं कि जैसे मान लो झारखंड स्टारवेशन डेथ था, जी तो सर। उसमें जो एक ओल्ड लेडी थी उसके पास राशन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड नहीं था, दे दिया। है ना, तो वो जी सर। उस एग्जाम्पल को सोच के हम लोग खुद से ऐसा बना सकते हैं कि मान लो किसी के पास दस्तावेज नहीं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। कार्ड नहीं है, लेकिन किसी कोई और मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट देख के उसको फूड अनाज या फिर उसको दे सकते हैं। आफ्टर वेरीफाइंग दैट बेनिफिशियरी इज जेन्युइन। जी सर। तीसरा क्वेश्चन सर करें। हाँ हाँ। प्रौद्योगिकी दक्षता प्रशासनिक कार्यों की दक्षता बढ़ा सकती है, किंतु प्रभावी लोक सेवा के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी उतनी ही आवश्यक है। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला तो ये है कि जो भी हमारे टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस हैं, वो प्रशासनिक कार्यों की दक्षता तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है, और इसका फिर हमें इसको एग्जामिन करना है। तो जो एक एक्सपेक्ट बनेगा, पहला तो यही कि जो हमारी टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस है वो कैसे बढ़ा रहा है, और दूसरा कि इसके साथ में एआई भी कैसे जरूरी है, और उतना ही जरूरी है। तो इस पे, और लास्ट में एक इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी दिखा सकते हैं कि आखिर इसका, क्योंकि परीक्षण करना है, तो इस तरीके का दिखा सकते हैं कि केवल एआई होगा तो कैसा, मतलब केवल अगर प्रौद्योगिक दक्षता होगी तो कैसा होगा, और अगर एआई इमोशनल इंटेलिजेंस होगा तो। सबसे पहला तो यही हेडिंग बना सकते हैं कि प्रौद्योगिकी दक्षता ने कैसे प्रशासनिक कार्यों को बढ़ा दिया, किस तरीके से, उसके 5-6 पॉइंट अलग अलग डायमेंशन में सोच लिए। फिर इसके साथ में कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे, और इन चीजों के अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे जरूरी। तो जो पहली हेडिंग बना सकते हैं कि प्रौद्योगिकी से प्रशासनिक दक्षता। और दूसरे में हम ये दूसरी हेडिंग ले लेते हैं, दूसरे में हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी उतनी आवश्यकता। तो सबसे पहले तो इंट्रो इसका कैसे लिख सकते हैं, या किसी को कोई पॉइंट लग रहा है कि इंट्रो कैसे लिखा जा सकता है इसका। सर आपको क्या लग रहा है, मतलब इंट्रो इसमें कैसे एड्रेस करना चाहिए। इसमें जैसे चाहो तो हम लोग मिशन कर्मयोगी से भी शुरू, या फिर शुरू कर सकते हैं कि लास्ट में आना चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस स्टेब्लिश करने के लिए हाँ, टेक्नोलॉजिकल मतलब यही कॉम्पिटेंस पॉइंट की। मेरे दिमाग में हाँ भी आ यूज रहा था सर, करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो फिर कंक्लूजन के लिए कंक्लूजन होगा। में आ जाएगा। या तो एक ऐसा इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बताना भी होगा। या फिर हाँ जी जी सर बिल्कुल, या तो दोनों को सर थोड़ा सा मतलब दे दें कि प्रशासन में प्रौद्योगिकी के साथ हम्म में, हाँ बिल्कुल सर, अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को ही अगर दिखा देते हैं तो वो भी एक अच्छा इंट्रो बन जाएगा, क्योंकि हमें ये प्रौद्योगिकी हम्म। दक्षता तो पता ही है कि वो कैसे। हाँ हाँ भाई। हम्म, बस उसके बाद सबसे पहला जो ये एस्पेक्ट आता है कि
प्रौद्योगिकी से प्रशासनिक दक्षता कैसे आ सकती है। तो इसमें कई सारे पॉइंट जो भी हम सोच सकते हैं कि निर्णय जो भी हमारे हो रहे हैं वो एक तो तीव्र होने लगेंगे, और जो पक्षपात या फिर हम देखते हैं कि बिना उसके प्रौद्योगिकी के जो एक, या तीव्र की बात करें तो जो ई गवर्नेंस का मॉडल है हमारा वो आ सकता है यहाँ पर। और पक्षपात जो हो रहा है वो पक्षपात को कम करने, या इवन कहें तो भ्रष्टाचार को कम करने में, पारदर्शिता को बढ़ाने में, ऐसा पॉइंट हम डाल सकते हैं पारदर्शिता को बढ़ाने या भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। इसमें लास्ट माइल रीच हम लोग डाल सकते हैं, हाँ इंक्लूसिव हाँ, गवर्नेंस रख सकते हैं। और क्या चौथा पॉइंट आपने बताया? इंक्लूसिव गवर्नेंस। समावेश, बिल्कुल। या कहें कि संसाधनों का जो वितरण है वो बेहतर, बेहतर लागत को भी एक तरीके से कमी करता है ये जो भी हमारी। या एक अच्छा और अप्रोच ये भी आ सकता है कि जो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म, एक तो वो शिकायत निवारण तंत्र या फिर वो है उसको तो मजबूत करता ही है, और इस, पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म को इम्प्रूव करता है। हाँ बिल्कुल, जन केंद्रित शासन, पार्टिसिपेटरी। और एक तो जो निगरानी हमारी है उसको भी अच्छा मजबूत करता है, या फिर अगर हम कहें कि कानूनों की क्रियान्वयन की जो एक कह सकते हैं वो एक पॉइंट है कि जिस तरीके से एग्जाम्पल में अगर देखें तो क्रियान्वयन। एक जैसे ये मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, क्योंकि जैसे पोस्ट 1991 रिफॉर्म गवर्नमेंट का जो मेन रोल है वो फैसिलिटेटर का है। तो जितना ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस या फिर मिनिमम गवर्नमेंट वाले एस्पेक्ट को कम करके गवर्नेंस वाले एस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं। जी सर। तो इस पे तो सर काफी ढेर सारे पॉइंट एग्जाम्पल सब कुछ आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ से आता है इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे इस चीज को और बेहतर करता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है एक तो सर वो समानुभूति वाला, तो उसके उसके भी 5 पॉइंट्स में। तो वहां से अगर हम इसमें डालें कि वो सारी चीजों को, कि जिस तरीके से मानव केंद्रित दृष्टिकोण, या फिर अगर हम इसमें बोल रहे हैं कि संवेदनशीलता साथ में लेके आता है, और वही सेम एग्जांपल की बिना दस्तावेज के राशन वितरण में ऐसा कुछ वो डाल सकते हैं। फिर ईआई अगर है तो वहां पे अगर हम डाल सकते हैं कि विभिन्न विभागों के बीच में समायोजन, या जनता के विश्वसनीयता प्राप्त करने में वो एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, कि जनता का सहयोग या जनता सार्वजनिक विश्वसनीयता प्राप्त करने में। विश्वसनीयता के साथ सार्वजनिक सहयोग भी एक वो पॉइंट आ जाएगा, पहला पॉइंट। टीम प्रबंधन भी डाल सकते हैं सर इधर, जो एक तरीके से मतलब आपदा के टाइम पे, या फिर वो जो एक कोऑर्डिनेशन है, वो एक एक पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जी बेटर परजुएशन कर सकते हैं। सर। एग्जाम्पल में बफर जोन।
विद इन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अगर देखें हम लोग तो हेल्दी वर्क कल्चर हो सकता है। इसी कथन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज ट्वाइस एज इम्पोर्टेंट एज टेक्निकल स्किल फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। न्यू एज गवर्नेंस रिक्वायर मल्टीपल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल competence एज वेल एज इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ मतलब इंट्रो के लिए ऐसा इंक्लूसिवनेस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। हाँ मतलब ये भी एक पॉइंट आ सकता है सर कि संवाद के माध्यम से विवादों के निपटान में, कि वो एक जो हम्म। इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से, वो एक अच्छा पॉइंट है। वो एनआरसीसीए के टाइम पे काफी लोगों ने बातचीत करके समझाया था, तो वो एक एग्जांपल आ जाएगा। या स्पेशली सर हम यहाँ पे ये भी तो डाल सकते हैं मतलब कि नवाचारी मतलब प्रयोगों में, मतलब वो क्योंकि तकनीक की बात तो है, तकनीक को लाने के लिए भी तो इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे सर अवनीश सरनिक को मतलब वहां पे एग्जांपल है कि उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में से बाइक एम्बुलेंस शुरू कर दी। या फिर अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू की एक जो नवाचारी समाधान किसी समस्या का, वो अगर कोई लेके आता है तो वो भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस ही होगा, कि तकनीक को लाएगा ही वही तभी जब उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होगी सही ढंग से। हाँ हाँ। 80 के पॉइंट काफी अच्छे हैं मतलब, उसमें एक बार देख सकता हूँ कमेंट में। जी सर। नागरिकों की परिस्थितियों को हाँ संकट में संवेदनशील निर्णय लेने में इंक्लूसिवनेस तो सर हो ही गया था। कॉन्फ्लिक्ट हम्म। रेजोल्यूशन वो संवाद के माध्यम से विवादों का निपटारा हो गया। नागरिकों मतलब की क्राइसिस परिस्थितियों को समझना। मैनेजमेंट वाली बात है। जी सर। संकट के समय क्राइसिस के संवेदनशील। टाइम में एक्सट्रीम हाँ प्रेशर होता है क्राइसिस फ्रॉम मैनेजमेंट का वो एक अच्छा पॉइंट है जी। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एज वेल एज फ्रॉम द पब्लिक प्रेशर, वो भी रहता है। तो अगर कोई ईआई अंदर जो सिविल सर्वेंट है, अगर इमोशनली इंटेलिजेंट है तो बेटर मैनेज कर पाएगा क्राइसिस। जी सर। तो लगभग इसमें भी सर पॉइंट आ ही गए हैं, और वे फॉरवर्ड के लिए हम्म। वो एक बेहतर है ही है कि ये प्रौद्योगिकी दक्षता और इनके भावनात्मक इसमें बुद्धिमत्ता। जी इसमें सर। जो थर्ड वाला हेडिंग डाले चैलेंजेस, इसमें मेरे हिसाब से उसको भी डिस्कस करना चाहिए। सर क्योंकि परीक्षण पूछा है ना, ये दिमाग वो हम्म। स्लिप कर गया जी सर। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी उतनी ही आवश्यक है। तो फिर सर इसमें जो डिस्कशन हम करेंगे, क्योंकि सर मेन फोकस तो इसका भावनात्मक बुद्धिमत्ता पे ही है, कि जो इसने बोला कि हम्म। प्रौद्योगिकी, या फिर दोनों के चैलेंजेस डिस्कस कर दें। दोनों के ही ऐसे मतलब 2 पॉइंट 3 पॉइंट और दो दो हाँ पॉइंट दोनों मतलब के सर बता एक तो सकते प्रौद्योगिकी के चैलेंज हम बता सकते हैं, कि प्रौद्योगिकी एक तो सबके तक पहुंच नहीं है, डिजिटल विभाजन टाइप इंडिया में वो सब पहुंच, हैं। अगर हम लिखें सीधा एग्जाम्पल में डाल देंगे कि पहुंच सीमित पहुंच है प्रौद्योगिकी की। और फिर इसमें सर वही है कि डेटा पक्षपात ऐसा कुछ हो सकता है, एल्गोरिथमिक बायस। एल्गोरिदम बायसनेस हो सकती है। और हम्म। प्रौद्योगिकी का असर, और कई लोगों के लिए वो होता भी नहीं जो फिंगरप्रिंट वृद्धों पे नहीं लग रहा है, या ऐसे वो हाँ हाँ पॉइंट भी हाँ। डाल सकते हैं उनकी। मतलब वो जो 3 पैरा, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, वो भी एक हाँ चीज वो है। तीनों पॉइंट पे ही इसमें हम्म। कर देंगे। और फिर अगर एआई की बात करते हैं सर, तो वहां पे भी ऐसा आ सकता है कि मैनिपुलेशन मतलब। मैनिपुलेशन। और निर्णय लेने में देरी भी हो सकती है सर, अगर हम हर चीज में मतलब समायोजन का प्रयास करेंगे, थोड़े से ऐसा कुछ एंगल लेके आएंगे, तो वो भी एक अगर हो सकता है कि विलंब होगा उसमें, क्योंकि हम मतलब अभी जैसे इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था वो हम लोग ले सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी कई बार हाँ कॉम्प्रोमाइज हो वस्तुनिष्ठता सकती है। प्रभावित हो सकती है, बिल्कुल सर, वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता। और पर्सनल यूज भी मतलब उसका सर ऐसा हो सकता है, एआई अगर वो करते हैं तो अपने व्यक्तिगत हितों में भी ऐसा वो यूज कर सकते हैं। हम्म हम्म हम्म
आधार प्रमाणीकरण में विफलता लाइक पीडीएस सिस्टम, जी सर। बाकी लोग भी पॉइंट बता सकते हैं अगर किसी को और कोई पॉइंट लग रहा हो कि ये एड्रेस हो सकता है। कौन कौन है सर अभी? वॉइस तो नहीं आ रही आपकी। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक केस स्टडी कर लेते हैं, एक थ्योरी हाँ वाला सर, क्वेश्चन क्योंकि उसको बाद में कर लेंगे अगर मान लो टाइम बचता है तो। जी सर। तो केस स्टडी सबसे पहले आती है कि इसको पहले पढ़ लेते हैं। विजय पिछले 2 वर्षों से देश के पहाड़ी उत्तरी राज्य के विजय पिछले 2 वर्षों से देश के पहाड़ी उत्तरी राज्य के सुदूर जिले के डिप्टी कमिश्नर थे। अगस्त महीने में पूरे राज्य में भारी बारिश हुई और इसके बाद जिले के ऊपरी इलाकों में बादल फट गए। पूरे राज्य में विशेषकर प्रभावित जिले में बहुत भारी क्षति हुई। पूरा सड़क नेटवर्क दूरसंचार बाधित हुआ। इमारतें बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों के घर नष्ट हो गए और वे खुले में रहने को मजबूर हो गए। 200 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 5,000 लोग घायल हुए। विजय के नेतृत्व में नागरिक प्रशासन सक्रिय हो गया। बचाव और राहत अभियान शुरू हो गए। बेघर और घायल लोगों को आश्रय एवं चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अस्थायी आश्रय शिविर और अस्पताल स्थापित किए गए। दूर दराज के इलाकों से बीमार और बूढ़े लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधाएं शुरू की। विजय को अपने गृह निकल केरल से संदेश मिला कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है। 2 दिन बाद विजय को दुर्भाग्यपूर्ण संदेश मिला, उसकी मां की मृत्यु हो गई। विजय का एक बड़ी बहन के अलावा कोई करीबी रिश्तेदार ना था। उनकी बड़ी बहन। अच्छा सर, ये PYQ 2025 वाला है। 2025 से। अमेरिका पिछले कई वर्षों से वहीं रह रही थी। इस बीच 5 दिनों के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुई भारी बारिश के कारण प्रभावित जिलों में स्थिति और खराब हो गई। मैं उनके मोबाइल पर अपने गृहनगर से मां का अंतिम संस्कार करने के लिए जल्द से जल्द पहुंचने के लगातार संदेश आ रहे थे। पहला है, विजय के पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन और परीक्षण कीजिए। आपके अनुसार विजय के लिए कौन सा विकल्प अपनाना सबसे उपयुक्त होगा। तो सबसे पहले तो सर इसके इंट्रो के अगर हम देखें, केस स्टडी जब भी आती है तो उसका एक इंट्रो लिख सकते हैं हम 4-5 लाइन का, या 3-4 लाइनों का ही। इंट्रो में सर क्या मतलब, अगर ये वाला करंट का मतलब एक एस्पेक्ट तो डाल ही देंगे कि इस केस स्टडी में क्या क्या है। बाकी एक ये डाटा यूज कर सकते हैं कुछ कि अगर हम इंडिया में आपदा से इतने लोग प्रभावित, ऐसा कोई डेटा अगर हम हाँ डालते हाँ। हैं कि इंडिया में, अगर हम किसी डाटा से शुरुआत करते हैं कि इंडिया में आपदा के कारण प्रतिवर्ष इतने दुर्घट मतलब आप लोग घायल हो रहे या जान जा रही, तो वो एकदम केस स्टडी से लिंक करके हो सकता है ऐसा वो एक डायरेक्ट। ग्रेजुअल स्टार्टिंग होगा, हाँ ठीक जी है। सर। और उसके साथ में फिर अगर हितधारक, अगर हम इस केस स्टडी पढ़ते टाइम ही अगर हम चाहें तो जब भी हम पढ़ते हैं वहां पे एक हितधारकों के रूप में हम ऐसे उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वहां पे जो भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से यहाँ पे एक विजय हो सकता है। फिर हमने नागरिक प्रशासन के रूप में दूसरा देखा था, या फिर अगर हम देखें तो जो प्रभावित लोग हैं और ओवरऑल उस जिले की पूरी जनता को देख सकते हैं। जो बीमार बूढ़े लोग हमने देखा था। इसके साथ में चूंकि चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करनी है तो जो चिकित्सा से संबंधित वो हो सकते हैं। विजय की माता और विजय की बहन भी इसमें एक तरीके से हितधारक के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग हम पहले तो केस स्टडी पढ़ते टाइम ही जो हितधारकों की पहचान है वो अगर हम एक दिमाग में रखते हैं, तो जैसे हम इंट्रो लिखते हैं उसके बाद मैं ऐसा पर्सनली सर करता हूँ कि 6 में 4 में ही हितधारक लिखता हूँ, क्योंकि लास्ट में टाइम कम होता है। तो मैं शुरू से ही इसी वजह से सारे क्वेश्चन में तो सर थोड़ा सा इशू हो जाता है कभी कभी लिखने में। तो अगर हम छोड़ भी सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम कम है, अगर हमसे मैनेज हो जा रहा है तो सब में लिख सकते हैं। और स्टार्ट में तो शुरू में सर लगातार तीनों में लिख देता हूँ, फिर जिसमें कम जरूरत लगती है तो वहां पे नहीं लिखा कि अगर डायरेक्ट जहां पे जैसे इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो जहां पे 4, या इस बार सर एक 25 में एक क्वेश्चन आया था मनरेगा का, तो उधर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए थे। तो जहां पे भी लगता है कि बड़े क्वेश्चन है, पेज भी 4 ही पेज वहां यूपीएससी में, तो फिर वहां पे हम हितधारक छोड़ भी सकते हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन में ऐसा 6 में से। तो बाकी वरना हमने हितधारक बनाए और हितधारक में हमने केस स्टडी पढ़ते टाइम ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि जो भी हितधारक हमारे हो सकते थे, कि उसी टाइम पे ही हम मार्क करते जाएंगे विजय, विजय की माँ हो या बहन उसके, या हम ऐसा डाल सकते हैं विजय का परिवार से रिलेटेड, और जो भी प्रभावित जनता है उस क्षेत्र की, जो भी नागरिक प्रशासन है वहाँ का, नागरिक प्रशासन हो, चिकित्सा केंद्र हो वहाँ के, मीडिया और जनता हमेशा अन्य रूप से रहती है।
तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी हितधारक हैं हमारे, हमने उनको फाइंड आउट कर लिया और उनको लिख दिया। सबसे पहला जब भी क्वेश्चन आता है कि विजय के पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर हम 3 विकल्प हमेशा चुनते हैं, जैसे कुछ का ऐसा तरीका है कि कुछ लोग 4 या 5 या 6 विकल्प बनाते हैं, तो चूंकि जब भी क्वेश्चन में हम देखेंगे तो इसके जस्ट तीसरे पार्ट में ही पूछा है कि प्रत्येक विकल्प का आपको मूल्यांकन और परीक्षण करना है। तो अगर हमने इसमें 4-5 विकल्प बनाए तो हम हर विकल्प के जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पक्ष विपक्ष बताना है, ना उतना टाइम होगा ना उतने पेजेस होंगे। तो अगर हमारे पास 3 विकल्प होते हैं, 2 एक्सट्रीम के और एक जिसको हम आगे चौथे पॉइंट में लेके जाएंगे, तो अगर हमारे पास 3 विकल्प होंगे तो हम अच्छे से उनके पक्ष विपक्ष सारे पॉइंट को डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो इसमें विकल्प हमारे दिमाग में आ सकता है कि उसने अपने लोक दायित्व को चुना और माँ के मतलब अंतिम संस्कार में वो नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें दिया है कि स्थिति और खराब हो गई है उस समय और गृहनगर से माँ का अंतिम संस्कार पे जल्द से जल्द पहुंचने के लिए संदेश आ रहे। तो पहला जो एक्सट्रीम विकल्प ये हो सकता है कि उसने अपने दायित्वों को चुना, सार्वजनिक दायित्वों को, और वो नहीं गया। तो जो पहला विकल्प हमारे सामने आता है कि विकल्प एक की अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हुआ, दरकिनार पे सार्वजनिक दायित्व। दूसरा ये हो सकता है कि विकल्प जो दूसरा एक्सट्रीम पार्ट हो सकता है कि हम उसने अपने माता के अंतिम संस्कार में विकल्प में जाने का जो विकल्प है उसको चुना और अपना जो भी यहाँ पे काम था वो किसी और को हैंड ओवर किया और अंतिम संस्कार में शामिल होने चला गया, बजाय इसके कि शामिल, यानी कि उसने अपने व्यक्तिगत दायित्वों को चुना और सार्वजनिक दायित्वों को दरकिनार कर दिया। और जो तीसरा विकल्प हो सकता है, तीसरा विकल्प तो इसमें डायरेक्टली कुछ ऐसा बन नहीं रहा था सर, तो मैंने वहां रियल एग्जाम में भी ऐसा किया था कि अगर उसके परिवार में बहन से संपर्क हो पा रहा है, क्योंकि दिया है कि कोई और करीबी रिश्तेदार है नहीं, तो मतलब अगर चूंकि दिया है बहन से सर, पिछले वर्षों से इस अंतराल में हुई है, तो अगर बहन से संपर्क हो पाता है तो उससे प्रयास करे, उससे संपर्क करने का, उसको बुलाए, या फिर मतलब ऐसा कोई और जो भी उसका संपर्क का वहां पे हो उसके गृह नगर में, तो उनके थ्रू वो अंतिम संस्कार करे। और मतलब ऐसा नहीं, मतलब पूरी तरीके से जो पहला विकल्प मैंने चुना था उसमें ये था कि अंतिम संस्कार पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दे, जबकि अपने सार्वजनिक दायित्व पे फोकस करे। लेकिन तीसरे में ऐसा है कि उसको नेग्लेक्ट ना करे, बल्कि बहन तक से संपर्क का प्रयास करे, या उसके गृह क्षेत्र में जो और उसके जान पहचान के लोग हों उनसे प्रयास करे कि वो बेहतर ढंग से अंतिम संस्कार वहां पे हो पाए और यहाँ पे अपने उन कार्यों को करे, और जब भी ये कार्य समाप्त हो जाते हैं तो वहां जाकर के वापस अपने जो भी उसके दायित्व हैं वो उसको पूरा कर दे। तो एक तीसरा ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि वो दोनों को लेकर के बीच का मार्ग निकाले। तो जनरली केस स्टडी में मैं लगभग ये, हाँ सर। थर्ड ऑप्शन काफी अच्छा है, मतलब बहुत चीजों को बैलेंस कर रहा है। हाँ सर, तो मतलब मेरा सर ऐसा ही 2 ऑप्शन मैं चुनता हूँ, 3 ऑप्शन चुनता हूँ हमेशा हर केस स्टडी में, मतलब एक 2 एक्सट्रीम वाले सर, और तीसरा ऐसा जो कि सबको बैलेंस कर ले, मतलब चौथा ऑप्शन बनाने की ताकि जरूरत ना पड़े कि हम चौथा भी बनाएं और फिर उस पे पक्ष विपक्ष लिखें। तो ये इस तरीके से हो सकता है। फिर इसके बाद आती है कि विजय को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको पढ़ते हुए केस स्टडी हम पहले से अपने पास केस स्टडी के लिए ऐसा 20-25 दुविधाएं रख सकते हैं, ताकि हमें सोचने में आसानी हो कि जब भी ऐसा कुछ आए तो हमें पता हो कि जैसे व्यक्तिगत हित बनाम कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत दायित्व बनाम सार्वजनिक दायित्व का जो यहाँ पे एक हित दिख सकता है, तो उन सारे, या अगर हम देखें कि जो एक आत्मग्लानी अगर वहां पे जाने पे नहीं हो रही है, तो आत्मग्लानी या उसको लेकर के बनाम अगर हम देखें कि जो आत्म संतोष प्राप्त होगा इस अपने कार्य को करके। तो ऐसे ही नैतिक दुविधाओं का अगर हमारे पास एक कंपाइलेशन होता है 10-15-20 का, तो वो लगभग अगर हम देखते हैं तो केस स्टडीज में यूज हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये होगी कि जब नैतिक चिंता पूछता है तो हमें बिना एक्सप्लेन के हम लिख सकते हैं, लेकिन नैतिक दुविधा में हम सीधा सीधा डायरेक्टली नहीं लिखेंगे कि हम अगर यहाँ पे अगर सीधा ऐसे नहीं लिख सकते कि व्यक्तिगत दायित्व बनाम बनाम सार्वजनिक या लोक कर्तव्य। तो इसको जब भी हम नैतिक दुविधा को लिखेंगे तो शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि अंतिम संस्कार के साथ ही आपदा पीड़ित लोगों का के लिए के राहत कार्य
तो वो एक थोड़ा सा नैतिक दुविधा एक्सप्लेन हो जाएगी, तो समझ में आ जाएगी कि आखिर आप किस तरीके से ये जो नैतिक दुविधा है इसको आप ला रहे हो। ऐसे ही दूसरा हम दिखा सकते हैं कि एक तो उसका माँ के प्रति जो प्रेम है वो, और बनाम जो उसके मतलब कह सकते हैं कि अ, जनता के प्रति जो उसकी समानुभूति है, या पीड़ितों के प्रति जो उसकी समानुभूति है। तो ऐसे ही लगभग हम ट्राई करेंगे कि क्योंकि सात इसमें 4 क्वेश्चन है, तो अगर देखें तो लगभग अगर हम 6-7 पॉइंट अगर हम दुविधा के निकाल ले जाते हैं तो उस तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं वैसा वहां पे। और इसके बाद सर ये विकल्प का पक्ष विपक्ष कर लें, और फिर वो तीसरा वाला विकल्प ही चुन लेते हैं। तो विकल्प की अगर पक्ष विपक्ष की बात करें तो जो हमारा जैसे पहला विकल्प था, तो पहले विकल्प में भी हम ऐसे पहले विकल्प एक और पक्ष विपक्ष लिख सकते हैं। तो पक्ष की अगर बात करें तो जैसे अगर उसने अंतिम संस्कार को पूरी तरीके से दरकिनार करके अपना जो राहत कार्य है उसको कंटिन्यू किया, तो फिर उसमें यही होगा कि जो राहत कार्य है वो बिना किसी बाधा के कंटिन्यू, मतलब उसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी। दूसरा, वो जो जनता है जन केंद्रित शासन वाला वो पॉइंट आ पाएगा। तीसरा, वो लोगों की मदद कर पाएगा बेहतर ढंग से। तो ये सारी पॉइंट जो भी हो सकते हैं उसमें, तो ये सारे पॉइंट को हम पक्ष में डाल सकते हैं, ऐसा होगा। लेकिन दूसरा ऐसा हो सकता है कि वो उसके अपने निजी जीवन में असंतोष हो सकता है उसको, और जो आत्मग्लानि उसको हो सकती है बाद में कि वो अपने माँ के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। तो ऐसे विपक्ष में भी हम इसके कई सारे पॉइंट डाल सकते हैं कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसमें वो असफल सिद्ध होगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस का एक जो हम पॉइंट डाल सकते हैं, या उसको एक आत्मग्लानि का जो पॉइंट होगा कि अगर वो नहीं जा रहा है तो उसको आत्मग्लानि भी होगी। और इस तरीके से वो अपने निजी जो व्यक्तिगत दायित्व हैं उन दायित्वों में असफल होगा। एक दीर्घकालिक अगर हम देखें कि शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है दीर्घकालिक असंतोष उसको हो सकता है कि कार्य के कारण उसको इतना मतलब वो अपने निजी उसमें शामिल नहीं हो पाया। ऐसे ही जब हम दूसरे पॉइंट बात करते हैं कि अंतिम संस्कार में शामिल हो जाए और अपने व्यक्तिगत दायित्व को चुने, तो इसके भी हम पक्ष विपक्ष ऐसे ही डिस्कस कर सकते हैं कि अगर वो शामिल हो जाता है अंतिम संस्कार में तो वही वाली बात है कि उसको आत्मग्लानि नहीं होगी, माँ के प्रति जो उसका प्रेम है वो याद रहेगा, और उसको आत्मसंतुष्टि होगी कि उसने अंतिम समय में अपने दायित्वों को, निजी दायित्वों को पूरा किया। तो इसके पक्ष में भी हम ऐसे 4-4 पॉइंट डाल सकते हैं कि पहला तो वही है कि जो उसके व्यक्तिगत दायित्व हैं वो उसको उसने पूरा कर दिया, माँ के प्रति जो उसका प्रेम है वो बेहतर ढंग से उसने निभाया, उसको आत्म संतोष होगा कि उसने अंतिम समय में शामिल हुआ वो। तो ऐसे ही पॉइंट हम डाल सकते हैं। और जो उसके गृह नगर के लोग हैं, नगर के लोग हैं उनका मतलब उसे साथ सहयोग प्राप्त हो सकता है कि उसने अपने दायित्व को चुना। लेकिन उसका जो विपक्ष अगर हम देखें इसमें, तो वही एक उसने लोक जो दायित्व है अपने उसकी अवहेलना कर दी। जो राहत कार्य है वो उसके जाने से वो बहुत ही प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अगर अचानक से, क्योंकि इसमें दिया भी है कि उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण संदेश मिलता है कि हेलीकॉप्टर करीबी रिश्तेदार ना था उसकी, बारिश के कारण प्रभावित जिले में स्थिति और खराब हो गई है। तो वो वाली एक चीज हो सकती है कि मतलब इतनी स्थिति खराब है, अगर उसमें वो वापस जाने का विकल्प चुनता है तो वो राहत कार्य या निगेटिव रूप में इम्पैक्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम चाहें तो हमारा जो एक दर्शन का विकल्प आता है कि जहाँ पे हम कांट की बात करते हैं, या उपयोगितावाद की अगर हम बात करें स्पेशली यहाँ पर, तो उपयोगितावादी दर्शन वही है कि अधिक से अधिक लोगों की सहायता का विकल्प उसे चुनना चाहिए था। तो ये एक उपयोगितावादी दर्शन की अवहेलना हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही एक आध अगर हम दर्शन का पॉइंट भी डाल देते हैं तो वो एक बेहतर पॉइंट हो सकता है। हालांकि जब भी ये लिखेंगे तो एग्जाम्पल में थोड़ा सा बता देंगे कि आखिर ये दर्शन कैसे लागू हो रहा है। तो इस तरीके से हमने पहला और दूसरा जो विकल्प है हमने उसके पक्ष विपक्ष की बात कर ली। जो तीसरा विकल्प था हमारा जिसमें हमने बहन से संपर्क और उन सारी चीजों की बात की थी, तो इसमें अगर हम पक्ष और विपक्ष की बात करें कि बहन से संपर्क या गांव से जो करीबी हैं उनके किस संपर्क का प्रयास करेंगे और यहाँ पर कार्य को बनाए रखेंगे। तो सबसे पहला तो इसके पक्ष में तो सारे पॉइंट हम अपने डाल देंगे एक साथ कि भाई इसने अपने व्यक्तिगत दायित्व को भी पूरा कर लिया, और अपने दायित्व के साथ जो अपने निजी जीवन का समायोजन किया, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा किया, और उसको आत्मग्लानि भी नहीं होगी, राहत कार्य भी चलते रहेंगे। तो इसमें पॉइंट चूंकि हम एक दो दो तीन पॉइंट बता सकते हैं, चूंकि आखिर में चौथा क्वेश्चन वापस यही है कि कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा और क्यों। तो चूंकि यहाँ पे हम पक्ष में 3-2-3 पॉइंट ही बताएंगे, 3 पॉइंट
चौथे पॉइंट जो हम चौथा आंसर लिखेंगे तो हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे हर एक मोरल ग्राउंड पे और पब्लिक ग्राउंड पे कि आखिर ये जो विकल्प है ये सबसे उपयुक्त क्यों था, क्यों हम नैतिक रूप से किस किस तरीके से ये उपयोगितावाद को पालन कर रहा है, किस तरीके से ये गांधी के और कांट के दर्शन का पालन कर रहा है, किस तरीके से ये लोगों को मदद के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस तरीके से मोरल ग्राउंड पे अगर हम इसमें बात करेंगे पब्लिक जो ऑफिसर उसके ग्राउंड पे कि उसने अपने जो भी आचरण संहिता है उसका पालन कर रहा है, वो आपदा में मदद कर रहा है, सार्वजनिक दायित्व का पालन कर रहा है, तो कई सारे ग्राउंड पे हम ये बता देंगे कि ये जो तीसरा विकल्प है ये कैसे उपयुक्त है। और जो हम ऊपर का जो तीसरा क्वेश्चन था, इसी तीसरे क्वेश्चन में जो हमने इसके दो तीन साहित्य बताए, विपक्ष में हम यही सब बता सकते हैं कि समायोजन में चुनौती आ सकती है, निर्णय लेने में विलंब हो सकता है किसी से संपर्क ना होने पाए, तो ऐसे कई सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। और अगर स्पेशली अगर हम चाहें तो इसमें एक केस स्टडी भी डाल सकते हैं, अगर चूंकि यहाँ पर आपका आपदा राहत का सलूशन नहीं पूछा गया, अगर चूंकि यहाँ पे मेन फोकस उसके नैतिक दुविधा और विकल्पों के समायोजन पे, अगर कभी यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि तो इसमें राहत कार्य को और बेहतर ढंग से करने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, तो फिर हम वहां पे उससे मिलती जुलती बहुत सारी ऐसी केस स्टडी हैं कि किसी ने बाढ़ में अच्छा काम किया हो, किसी ने आतंकवाद के लिए अच्छा काम किया हो, सुरक्षा के लिए अच्छा काम किया हो, तो हम उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और एट लास्ट अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये हम डाल सकते हैं कि जब भी हम बात करते हैं ये अपने चौथे ऑप्शन की, जब हम बात करेंगे यहाँ पर कि आखिर उसने कौन सा विकल्प अपनाना और सबसे उपयुक्त क्यों होगा, तो यहाँ पर हम कई सारे डायग्राम्स भी डाल सकते हैं कि हमने एक पॉइंट बनाया और दिखा दिया कि मतलब जो उसके व्यक्तिगत दायित्व हैं या फिर माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होना, दूसरी तरफ हमने राहत कार्यों की बात कर दी कि आखिर मूल्यों के बीच जो एक सोपान क्रम है वो एक बेहतर है, या फिर अगर हम उसके व्यक्तिगत दायित्व और लोक दायित्व की एक डायग्राम डाल सकते हैं, तो अगर हम चाहें तो अपने कुछ डायग्राम्स को केस स्टडी में शामिल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमने एक जब भी सॉल्यूशन पूछे तो उससे रियलिस्टिक अगर किसी और ने उसको सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रखा हो, जैसे ज्यादातर जो केस स्टडी आती है वो या तो करप्शन को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, या फिर किसी आपदा को लेकर के ही आता है, तो सेम आपदा को अगर किसी ने बेहतर ढंग से सॉल्व कर रखा है तो हम उनका जिक्र कर सकते हैं। या यहाँ पे तो सिंपल सिंपल पूछा है, कभी कभी पूछ लेता है आप भ्रष्टाचार के लिए क्या कदम उठाएंगे, तो वहां पर भी हम जो एक डिपार्टमेंटल जो जिस तरीके से केस स्टडी होती है उसको हम पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से एक स्पेशल टीम गठित करने का या फिर एसओपी बनाने का या फिर जो भी एक कोई भी काम करने का जो टीओटी या टर्म अराउंड टाइम निर्धारित करते हैं हम, तो कई ऐसे टर्म्स हम यूज कर सकते हैं जो कि रियल में एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होते हैं कि जिस तरीके से जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको कैसे सॉल्व करता है, तो वो एक रियल जो ग्राउंड है उसको अगर हम पढ़ लेते हैं कहीं से कि किस तरीके से जब भी कोई कहीं भ्रष्टाचार का केस आता है तो किस तरीके से एक्चुअल में वो सॉल्व होता है, तो अगर हमारी केस स्टडी में वो दिखता है वो अप्रोच उसको सॉल्व करने की, तो वो एक बेहतर हो सकता है। हाँ सर, मुझे लग रहा सर हो गया जितना बता सकता था। एक बस जो जस्टिफिकेशन वाला है उसको थोड़ा सा बस पैरामीटर बता दो कि मतलब जैसे जो चीज बताया हो कि स्टेक ये होल्डर को पक्ष देखना विपक्ष होगा। का सर। नहीं नहीं, लास्ट वाला जो है, और जैसे थर्ड ऑप्शन क्यों चूज कर रहे हो, एक बार बस उसके पैरामीटर लिख दो, किस पैरामीटर पे जस्टिफाई कर रहा है। हाँ, जैसे वो बता रहा था सर कि जैसे एक तो मोरल ग्राउंड पे हमने बता दिया था कि वहां पे हमने ये सारी बातों को बता दिया कि आखिर ये किस तरीके से एक जो लोक दायित्व की बात हम करते हैं या हम्म। उपयोगितावादी दर्शन की अगर बात कर रहे हैं तो वो उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो इसमें सर दो तीन पॉइंट ऐसे डाल देंगे। दूसरा अगर हम सर उसमें देखते हैं कि एक तो मोरल ग्राउंड, दूसरा पब्लिक सर्वेंट एज अ पब्लिक सर्वेंट जो उसके सर दायित्व हैं वो उसको भी पूरा कर रहा है कि प्रशासन में भागीदारी, प्रशासन में सहयोग वो अपना कर रहा है, जो उसने सर समर्पण या प्रतिबद्धता जिसको हम कह सकते हैं सर की कार्यों के प्रति वो दिख रही है उसकी, तो इस तरीके से, या फिर हम कहें कि जन केंद्रित शासन की स्थापना कर रहा है ये, तो इन इन पॉइंट को डाल दिया। और व्यक्तिगत अगर हम सर इसमें डालें कि व्यक्तिगत स्तर पर, तो व्यक्तिगत स्तर पर भी सर ये सही कदम है क्योंकि वो अपने माँ के लिए, माँ के अंतिम संस्कार के लिए उसने सर संपर्क किया, सरकार के लिए अंतिम संस्कार के लिए वो संपर्क कर रहा है, तो जो उसके निजी दायित्व हैं या व्यक्तिगत दायित्व हैं वो उसको भी पूरा कर रहा है, तो इससे सर आत्मग्लानि भी उसको नहीं होगी। इसमें एक मेरी क्वेरी है कि जब हाँ हम हाँ। तीन ऑप्शन बनाएंगे
तो हाँ जैसे हाँ हमने पहला ऑप्शन बनाया है कि वो पब्लिक ड्यूटी को सर्वोपरि कर रहा है। दूसरे में हाँ ये है कि चूंकि जो परिवार में जो ट्रेजेडी हुई है वो उसको प्रायोरिटी में दे रहा है, तो पब्लिक ड्यूटी सेकंड नंबर पे। और एक तीसरा ऑप्शन जिसमें वो दोनों को बैलेंस कर रहा है। हाँ। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब हम पहले ऑप्शन का प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे और दूसरे हाँ ऑप्शन का जब प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे, तो पहले का प्रो दूसरे का कॉन्स हो जाएगा और पहले का कॉन्स दूसरे का प्रो हो जाएगा। तो ये बस हम इसमें ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इथिक्स में ये जनरली देखने को मिलता है, यहाँ वाले में आपको ज्यादा मिलेगा। तो बस आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो आप, वो आप थोड़ा सा बदल सकते हो कि क्योंकि मैंने देखा है कि मान लीजिए इमीडिएट में नए शब्द नहीं याद आ रहे हैं, तो हम उसी को एक बारी नेगेटिव फॉर्म में लिखे तो नेक्स्ट ऑप्शन में हम उसी को पॉजिटिव फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो ऐसे में ये भी समझ में आता है कि वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, वही चीज हमारा रिपीट हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी मतलब एग्जामिनर को लग सकता है मतलब कि हाँ बिल्कुल, अगर हम सेम सेम शब्द यूज करेंगे तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना अगर हम कोई दूसरा उसकी जगह पे वर्ड यूज कर देते हैं, तो वो एक बेहतर तरीके से आ पाएगा। लिखते हुए हमारे माइंड में चलता रहता है। एक बार हम जवाबदेहिता की बात कर देंगे कि अपने उत्तरदायित्वों का निभा रहा है, दूसरी तरफ हम जब बात करेंगे तो हम जन केंद्रित शासन की बात कर देंगे। ऐसा मतलब उसी पॉइंट को, कि जब हम उधर प्रोज में बता रहे थे कि देखो उसने अपने कानून का पालन किया, अपने दायित्व का पालन किया, तो उधर हम बताएंगे कि भाई जो लोग दायित्व थे, अपने उत्तरदायित्व की भावना थी, उसको पूरा कर दिया। दूसरी तरफ जब हम उसके कॉन्स बताएंगे कि वो अंतिम संस्कार में चला गया, तो लिख देंगे कि जन केंद्रित शासन की अवहेलना कर दी उसने। तो इस तरीके हाँ का। हाँ, मतलब हमको प्रयास करना है कि भाव वही रहे लेकिन शब्द बदल जाए, हाँ, है भाव ना। वही रहे, बस लिखने के तरीके हम बार बार अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे। और वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाएगा कि मतलब आप बेहतर तरीके से लिख रहे हो, वरना उसको लगेगा आपने एक बार सोचा और फिर सोचना बंद कर दिया, फिर आप वो सेम पॉइंट को ही तीनों ऑप्शन में घसीट दिए। तो उसको मतलब हमारा दिमाग वहां चलता भी रहेगा और वो चीजें आ जाएंगी अपने आप। ठीक, थैंक यू। जी। जी सर। और सर इसमें लास्ट में ये भी डाल सकते हैं कि अगर वो अपने दायित्व का पालन करेगा, तो उसको इन फ्यूचर मतलब उसको पब्लिक सर्वेंट के रूप में जो था, तो उसको सर उस वहां पे मतलब प्रतिष्ठा भी मिलेगी, उसको विश्वसनीयता भी बढ़ जाएगी उसकी सर। और उसको अपने करियर में इसका प्रमोशन भी देखने को मिल सकता है, मतलब उसके करियर ग्राफ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है ऐसा। तो ये वाला कदम वैसे भी उसके पब्लिक सर्वेंट के लिए, कि जनता की जो विश्वसनीयता है और जो मतलब इसमें मुझे लग रहा है वही तरीके से स्टेक होल्डर अप्रोच लगा प्रतिबद्ध। सकते हैं कि हाँ स्टेक स्टेप होल्डर में बिल्कुल सर, केवल एक मतलब मोरल ग्राउंड वाला हम जो वहाँ ध्यान पे रखेंगे। जी जी सर। फंसे हुए सिटीजन हैं उनके लिए क्या फायदा होगा, बिल्कुल सर। या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं। बस सर, और कुछ? हाँ सही है। भैया, इसको हाँ हाँ। कंक्लूजन क्या रखेंगे इसमें? हाँ कंक्लूजन तो लास्ट में हम 3 4 लाइन का कुछ ऐसा डाल तो सकते ही हैं। एक सेकंड, इसको वापस ऑन करते हैं। कंक्लूजन सर आपके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए इसमें? मतलब ऐसा कि कुछ वो बैलेंस करके बता दो कि थर्ड ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, और ऐसी सिचुएशन में मेरे हिसाब से विजय को एक मतलब पब्लिक ड्यूटी को सर्वोपरि रखना चाहिए, और अपने मतलब वहां पे रीच करने का कोशिश करते रहना चाहिए, जिससे कि मतलब डिजास्टर में फंसे हुए लोगों के साथ मिनिमम मतलब डैमेज, जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वाला एस्पेक्ट है वो हो और पाए, सर इसके और साथ एट में द मतलब सेम हम टाइम। थोड़ा सा मतलब डिजास्टर के टाइम की चीजों, जैसे ये चिकित्सा सुविधा या फिर हेलीकॉप्टर सुविधा, या फिर इनको भी एक थोड़ा सा एक एस्पेक्ट हाँ दे हाँ सकते हैं, बिल्कुल। कि मतलब ये इन सारी चीजों को भी आपने बराबर कार्य जो भी राहत और बचाव कार्य है, वो उन चीजों का ध्यान रखेगी ये क्योंकि चौथे पॉइंट में लगभग लगभग हम डिस्कशन कर चुके होंगे ये उपयुक्त कैसे होगा। तो फिर कंक्लूजन में इसका 2 लाइन देते हुए फिर आगे हम ये ऐसा डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर प्रशासन को किस तरीके से ऐसी स्थिति में प्रशासन को किस तरीके से अपनी संवेदनशीलता और राहत बचाव कार्यों की त्वरित निपटान, त्वरित सहायता, चिकित्सा सुविधा, या फिर जो केंद्र राहत केंद्र बनाकर, तो इन सारी चीजों को एक कंक्लूड करके हम 4 5 लाइन में बता सकते हैं कि ऐसा वे फॉरवर्ड मतलब यहाँ पे ये सुविधाएं आपको प्रोवाइड करनी चाहिए।
जी, एक सेकंड। और किसी का सर कुछ आया इधर? भगवत गीता अपने कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात कर सकते हैं, शासक का सुख प्रजा के सुख की। सेंदाई फ्रेमवर्क का जिक्र भी हो सकता है सर लास्ट में आकर के थोड़ा बहुत की रिस्क रिडक्शन। वैसे यहाँ पे अगर वो एक और कदम पूछा होता, एक क्वेश्चन और भी होता कि आपदा के लिए के समय आप क्या क्या करेंगे, तो ये सारे कुछ जो भी हमारे लॉ हैं, जो भी हमारी चीजें हैं, इनका हम जनरली जिक्र तो जरूर करते हैं। तो लेकिन सर यहाँ पे मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन बस नैतिक दुविधा और उसकी व्यक्तिगत वहां तक सीमित होके रह गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे ये, मतलब ज्यादा लॉ का, ज्यादा नियमों का, क्योंकि ज्यादातर फोकस वो बस नैतिक दुविधा और जो भी हमारे कदम है उनके पक्ष पे ही आ रखा है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता कि जब भी कि आप बताओ कि आप आपदा के समय उसको विजय को क्या क्या कार्य करने चाहिए, या जब भी करप्शन या फिर सिक्योरिटी को लेकर के कदम आता है, तो फिर वहां पे हम ढेर सारे ये जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन है, ये भ्रष्टाचार को लेकर के, विसल ब्लोअर को लेकर के, या आपदा को लेकर के ही, आपदा अधिनियम जो भी 2005 है हमारा, या फिर एनडीएमए एसडीएमए, तो हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि ये सारे वर्ड्स आए। लेकिन चूंकि क्वेश्चंस यहाँ पर बिल्कुल हमारे व्यक्तिगत तक सीमित रह गया, तो फिर यहाँ पे ज्यादा हम इंफॉर्मेटिव चीजों पे कम जाएंगे, ऐसा लग रहा है सर मुझे। ठीक है। बाकी ये वाले क्वेश्चन सर अच्छे हैं कि भागवत गीता अपने कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है, ये सारे पॉइंट्स को हम उसके प्रोज कॉन्स में कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, ऐसे चीजों को कि और